मनी सप्लाई को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई, आप लोगों को व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना? क्यों भाई, व्हाइट बोर्ड सभी को दिख रहा है? जी सर, जी ओके, चलिए और आगे की चीजें करते हैं। तो मनी सप्लाई में हम लोगों ने देखा था कि भारत में मनी सप्लाई को कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि भारत में जो मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए जो आरबीआई है वो डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट कार्यकारी जो है ग्रुप बनाई है, और वही जो है भारत में मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए डिफरेंट टूल दिए हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था आप लोगों को 1961 में एक प्रथम कार्यकारी समूह बनाया गया, फर्स्ट एग्जीक्यूटिव ग्रुप बनाया गया, जिसमें मनी सप्लाई का केवल एम जो है मेजर दिया गया, जिसमें सी प्लस डी प्लस ओडी आता है। ठीक है, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट। और दूसरा आया 1977 में, 1977 में दूसरा यानी द्वितीय कार्यकारी समूह आया, जो मनी सप्लाई 4 मेजर दिए उन्होंने। कौन कौन से 4 मेजर कौन कौन से दिया था? एनीवन, कौन बताएगा? 4 मेजर कौन दिया था? M1, M2 और M3 और M4। ठीक है, M1, M2, M3 और M4। और तीसरा जो ग्रुप बना वो 1997 में बना, 1997 में। ठीक है, उन्होंने भी, ये वाईवी रेड्डी कमेटी थी 1997 में, थर्ड एग्जीक्यूटिव ग्रुप, जिसकी अध्यक्षता था वाईवी रेड्डी। उन्होंने भी जो है 4 मॉनेटरी एग्रीगेट और 3 लिक्विडिटी एग्रीगेट दिया था। ठीक है, दीपक आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव ग्रुप आए थे। तो हमने बताया था आपको कि 61 में केवल एम मेजर आया। ठीक है, और 77 में M1, M2 और M3 और M4 आया। ठीक है, M1, M2, M3, M4 आया। और 97 में क्या आया? 97 में NM1, ठीक है, NM2 और NM3 आया और NM0 आया। ये 97 में जो वाईवी रेड्डी कमेटी बनी, उसमें उन्होंने 4 मेजर बताए मनी सप्लाई के। कौन कौन से? पहला है NM1, दूसरा है NM2, तीसरा NM3 और चौथा है NM0। और 3 लिक्विडिटी यानी L1, L2 और L3 दिया। ठीक है, 1977 वाला टैकल कर लिया था, यानी M1, M2, M3, M4 हम लोगों ने पढ़ लिया था। M1 में क्या आता था? बताओ भाई, M1 में क्या आता था? करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। ठीक है, तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ताकि जो है आगे उसको, क्योंकि उसका यूज है। तो 1977 वाला पहले देख लेते हैं। ठीक है, 77, 1977 में जो द्वितीय कार्यकारी जो समूह आया, उसकी क्या रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है ना, यानी 1997 में जो सेकंड एग्जीक्यूटिव ग्रुप आया, रिकमेंडेशन नहीं, उन्होंने 4 मेजर दिया। M1, तो M1 में क्या क्या आता है? प्लस DD प्लस OD। ये OD क्या है? अदर डिपॉजिट में क्या क्या आता है? अदर डिपॉजिट में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय संस्थाएं हैं, उनका भी जो है खाता RBI के साथ होता है, तो उनकी जो जमाएं होती हैं वो अदर डिपॉजिट में आएंगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। और क्या आएगा इसमें?
जो कॉमर्शियल बैंकें होती हैं अपने यहाँ, वाणिज्यिक बैंक, उनका भी खाता आरबीआई के साथ जुड़ा हुआ होता रहता है। ठीक है, तो उनके भी जो डिपॉजिट्स हैं वो अदर डिपॉजिट में आएंगे, अन्य जमाओं में आएंगे। ठीक है, इसको मांग जमा बोलते हैं हिंदी में, मांग जमा, और इसको अन्य जमा। और अन्य जमा किसके साथ? आरबीआई के साथ। ठीक है ना, आरबीआई के साथ अन्य जमा। अब अदर डिपॉजिट में हमने आप लोगों को बता दिया कि इसमें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनकी जो है जो डिपॉजिट्स हैं, उनके जो अकाउंट होते हैं वो आरबीआई के साथ लिंक होते हैं। तो उन वो चीज़ें उसमें। और किसका आएगा? सेंट्रल बैंक, आरबीआई का, आरबीआई के साथ भारत सरकार जो सेंट्रल बैंक है, केंद्र सरकार है, उसका भी अकाउंट जो है आरबीआई के साथ होता है लिंक। तो उसकी भी जो डिपॉजिट्स हैं वो अदर डिपॉजिट। ठीक है, साथ ही साथ भारत के जो कॉमर्शियल बैंक हैं, जो वाणिज्यिक बैंक हैं, उनका भी खाता जो है आरबीआई के साथ लिंक होता है। तो उनके भी जो डिपॉजिट्स होते हैं वो अदर डिपॉजिट में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अदर डिपॉजिट का गेम है। दूसरा M2 हमने देखा था। M2 क्या होता है? M2 में हमने क्या देखा था? M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस बैंक, पोस्ट ऑफिस बैंक, यानी जो डाकघर बैंक होते हैं। ठीक है, उनकी जो सेविंग डिपॉजिट्स होती हैं, यानी बचत जो जमाएं होती हैं, वो अगर M1 में हम जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाता है? M2। ठीक है, लेकिन पोस्ट ऑफिस की केवल सेविंग डिपॉजिट्स ही M2 का पार्ट, केवल सेविंग डिपॉजिट यानी बचत जमाएं ही M2 का पार्ट। और तीसरे में हमने क्या देखा था? M3 में। M3 में क्या होता है? M3 किसके बराबर होता है? M3 बराबर हमने देखा था M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक या बैंक्स। ठीक है, यानी जो कॉमर्शियल बैंकों के जो समय जमाएं होती हैं। ठीक है, समय जमाएं या सावधि जमा जिसको बोलते हैं, सावधि जमा। ठीक है, वो अगर हम M1 में जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाता है? M3। और M4 में क्या ऐड होता है? M3 प्लस ऑल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस बैंक, पोस्ट ऑफिस बैंक, यानी ऑल डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस बैंक की जो सभी जमाएं हैं। हम M2 में क्या देख रहे थे? केवल, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। M2 में हम लोग क्या देख रहे थे? केवल सेविंग डिपॉजिट्स ही पोस्ट ऑफिस बैंक की ऐड हो रही थी M2 में। लेकिन M4 में क्या है? ऑल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस बैंक्स। ऑल डिपॉजिट में यानी सेविंग डिपॉजिट के साथ साथ जो रिकरिंग डिपॉजिट है, ठीक है, या फिक्स्ड डिपॉजिट है, ये सब भी अगर M4 में हम ऐड कर दें पोस्ट ऑफिस बैंक की, तो M3 के साथ, तो हमें M4 मिल जाएगा। समझ में आया? तो ये M1, M2, M3, M4 किसके अकॉर्डिंग है? एज पर 1997 एग्जीक्यूटिव ग्रुप, यानी जो द्वितीय कार्यकारी समूह आया उसके अनुसार जो ये मनी सप्लाई के डेफिनेशन है। अब इसमें लिक्विडिटी के आधार पे क्रम क्या है? सबसे मोस्ट लिक्विड क्या है? M1। सबसे ज्यादा तरल कौन सा है? M1। उसके बाद M2 है, उसके बाद M3 है, उसके बाद M4 है। तो ये इसका क्रोनोलॉजी है तरलता के आधार पर, यानी लिक्विडिटी के आधार पर, तरलता के आधार पर। ठीक है, समझ में आया सभी को? और हमने ये भी बताया था कि जो M1 और M2 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नैरो मनी। क्या बोलते हैं? नैरो मनी। ठीक है, यानी संकीर्ण मुद्रा, संकीर्ण मुद्रा। और आपका जो M3 और M4 है, इसको क्या बोलते हैं? ब्रॉड मनी। ठीक है, ब्रॉड मनी यानी बृहत मुद्रा, बृहत मुद्रा। यहां तक सभी को क्लियर है? एक बार बता दीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ें। बोलिए। हाँ बेटा, सभी को क्लियर है?
ओके। ये सर अमाउंट सभी नैरो मनी क्यों बोलते हैं? नैरो मनी अब बताएंगे आगे कि नैरो मनी क्यों बोलते हैं, संकीर्ण मुद्रा। ठीक है, क्यों? क्योंकि संकीर्ण मुद्रा इसलिए इसको बोलेंगे, आप खुद देख रहे हो कि इसमें सारी चीजें नहीं जुड़ी हुई हैं। जैसे डिमांड डिपॉजिट जुड़ा है, ठीक है, अदर डिपॉजिट, करेंसी जुड़ी हुई है, बट मेजर पोर्शन जो समय जमाएं लोग करते हैं, ठीक है, और पोस्ट ऑफिस बैंक की जो और जमाएं हैं वो M1 और M2 में कहाँ जुड़ी हैं, थोड़ा आधा डेफिनेशन। लेकिन M3 और M4 में सब कुछ आ जा रहा है, इसलिए जो M3 और M4 को ब्रॉड मनी कहा जा रहा है और M1 M2 को नैरो मनी कहा जा रहा है। समझ में आया ना? क्यों भाई, क्लियर है? कृपानंद जी? जी सर। हाँ, और एक दिन आप ये भी पूछ रहे थे कि रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, यानी आवर्ती जमा। जैसे हम लोग एक दो तरह का फिक्स डिपॉजिट करते हैं ना, एक होता है फिक्स डिपॉजिट, यानी एक साथ फिक्स डिपॉजिट करते हैं, FD जिसको बोलते हैं। जैसे बहुत लोगों के पास 1 लाख, जैसे कोई अपन लोगों के सोसाइटी में क्या होता है कि कोई कोई एक साथ जब रिटायर होते हैं नौकरी से तो एक साथ पैसा मिलता है, एकदम भर भर के लाखों करोड़ों मिलता है, तो पैसा जाके वो FD कर देते हैं। तो FD का एक साथ में FD होती है, एक साथ में पैसा जमा करो और उस पर एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन जो है इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, तो उसको बोलते हैं FD। लेकिन रिकरिंग का मतलब जानते हो क्या होता है? बार बार, यानी आवर्ती जमा जिसको हिंदी में बोलते हैं। यानी आपके पास जैसे महीना में आप 20,000 रुपए कमाते हो, तो आपने सोचा कि यार चलो RD कर लेते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट कर लेते हैं, हर महीना पे 2,000 रुपए हम जो है डिपॉजिट करेंगे, तो वे आवर्ती जमा होती है। यानी एक आपने टारगेट बनाया कि इतना हमें करना है जमा, तो आप उसमें बांट दिए, एक इस महीने इतने, इस महीने इतने, इस महीने इतने, तो आवर्ती जमा, बार बार जमा, तो उसको बोलते हैं आवर्ती जमा। उसमें जो है FD से थोड़ा सा कम इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। समझ में आया ना? तो दोनों में अंतर ये है। क्लियर है? क्यों भाई, समझ में आया कृपानंद जी? हाँ, पूरी तरह से। तो ये इसकी कहानी है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब 1997 की बात करते हैं। 1997 का जो YV रेड्डी का जो आपका कमेटी जिसकी अध्यक्षता YV रेड्डी ने किया, उन्होंने मनी सप्लाई को कैसे मेजर किया? उन्होंने मनी सप्लाई के चार मोनेटरी एग्रीगेट दिए, 4 मौद्रिक समुच्चय दिए, उसको NM1 बोलते हैं। दूसरा NM2 यानी न्यू M1 न्यू M2, और तीसरा न्यू M3, और चौथा न्यू M0। यानी यहाँ पर उन्होंने जो है M4 को हटा दिया, M4 को हटा दिया, उसके जगह पे हाई पावर्ड मनी जैसे शब्द को ले आया। न्यू M0 पावर्ड मनी है, हाई पावर्ड मनी यानी उच्च शक्ति मुद्रा है ये, ठीक है। तो इसकी लिक्विडिटी के आधार पे इनका क्रोनोलॉजी क्या हो जाएगा? ये तो 4 मौद्रिक समुच्चय हो गए, मौद्रिक समुच्चय, ठीक है, 4 मौद्रिक समुच्चय यानी 4 मॉनेटरी एग्रीगेट हो गए। अब इनकी अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो इनकी लिक्विडिटी के आधार पे क्या क्रम है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी क्या है? M0। सबसे मोस्ट लिक्विड क्या है? M0। सबसे मोस्ट लिक्विड क्या हो जाएगा यहाँ पे? NM0। उसके बाद NM1, उसके बाद NM2, उसके बाद NM3। ये लिक्विडिटी है इनकी। सबसे मोस्ट लिक्विड कौन सा है? NM0। समझ में आया? तो दिस इज क्रोन। और दूसरा इन्होंने लिक्विडिटी एग्रीगेट भी दिया, तरलता समुच्चय भी दिया। तरलता समुच्चय यानी लिक्विडिटी एग्रीगेट। लिक्विडिटी एग्रीगेट कितने दिए? 3 दिए। कौन कौन? L1, L2, L3। L1, L2, L3। तो आइए फटाफट इनको हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं NM
1 न्यू M1। न्यू M1 में क्या क्या शामिल होगा भाई, किसी को पता है? एनीवन, कोई बताएगा? ये जो न्यू M1 है इसमें क्या शामिल होगा? न्यू M1, तो न्यू M1 में सबसे पहले क्या आ जाएगा बताओ भाई? करेंसी विद द पब्लिक, करेंसी विद द पब्लिक, यानी जनता के पास करेंसी, ठीक है। प्लस और क्या आएगा? हाँ, C प्लस DD प्लस OD, सेम। न्यू M1 में कुछ बदला नहीं है, बस थोड़ा सा वही डेफिनेशन है। और इसमें और क्या आ जाएगा न्यू M1 में? क्यों भाई, तो ये बताई हैं क्या, क्या नाम है इनका? काजोल जी, काजोल ने देखो बताया है, ठीक है। यानी दूसरा इसमें टर्मिनोलॉजी क्या आ जाएगी न्यू M1 में? दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या आ जाएगी न्यू M1 में? डिमांड लायबिलिटीज, ठीक है। डिमांड लायबिलिटीज पोर्शन ऑफ सेविंग्स, portion of savings with the saving deposits with the banking system, ठीक है। और प्लस इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। यानी दूसरा टर्म क्या है इसमें? टर्म है डिमांड लायबिलिटीज पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम। इसको हिंदी में क्या बोल देंगे? हिंदी में इसको डिमांड डिपॉजिट को हिंदी में क्या बोलेंगे? एक मिनट, हाँ, हिंदी में इसको बोलेंगे मांग देनदारियां वाली, मांग देनदारियां वाले हिस्से वाली, देनदारियां वाली हिस्से वाली बचत जमाएं, ठीक है, बचत जमाएं, ये इसमें आ जाएगा आपका। और क्या आ जाएगा इसमें NM1 में? अदर डिपॉजिट, ठीक है, या अदर डिपॉजिट, अन्य जमा, ठीक है। तो दिस इज न्यू M1 अकॉर्डिंग टू वायु रेड्डी के अकॉर्डिंग न्यू M1 क्या है? करेंसी विद द पब्लिक और लायबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। क्लियर है? तो दिस इज न्यू M1। अब न्यू M2 क्या हो जाएगा? न्यू M2 में क्या क्या आएगा भाई? न्यू M2 पता है आप लोगों को? न्यू M2 में क्या आ जाएगा? न्यू M2 में NM1 तो ऐड होगा ही, न्यू M2 में क्या होगा? NM1 तो ऐड होगा ही, प्लस और क्या आ जाएगा? प्लस शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट ऑफ रेजिडेंट्स, ठीक है। यानी शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स ऑफ रेजिडेंट, ये NM2 में, NM1 में अगर ये ऐड कर दूं मैं तो NM2 मिल जाएगा। यानी शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट ऑफ रेजिडेंट्स, यानी निवासियों के अल्पकालिक सावधि जमाएं, दिस इज NM2, ठीक है, ये NM2 हो जाएगा। NM3 क्या है? NM3 में NM2 पहले ऐड करो, NM2 प्लस, अब इसमें शॉर्ट टर्म आया था, इसमें लॉन्ग टर्म आ जाएगा, लॉन्ग टर्म ऐड कर दो, लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट्स ऑफ रेजिडेंट,
ठीक है। और एक चीज और इसमें आती है प्लस, लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट्स ऑफ रेजिडेंट को क्या बोलेंगे? निवासियों के दीर्घकालिक सावधि जमाएं, निवासियों की दीर्घकालिक सावधि जमाएं। और इसमें क्या आ जाएगा? कॉल, कॉल या टर्म, कॉल या टर्म फंडिंग, कॉल या टर्म फंडिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनकी जो कॉल और जो टर्म फंडिंग है वो भी M3 में आएंगी। ठीक है, न्यू M3 में। तो दिस इज NM1, NM2, NM3। सभी लोगों ने नोट कर लिया? क्यों भाई, सभी को क्लियर है बेटा? बोलिए, सभी लोगों को समझ में आया? जी सर। देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को और क्लियर कर दूं कि फिलहाल तो इसका प्रयोग RBI नहीं करता है। वर्तमान में जो डेटा मनी सप्लाई का आता है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं आता है, वो 77 के अकॉर्डिंग ही आता है। ठीक है, ये डेटा पब्लिश नहीं करता है RBI। L1 वाला डेटा आता है, लिक्विडिटी वाला डेटा आता है RBI के अकॉर्डिंग, लेकिन ये न्यू M1, M2, न्यू M3 नहीं आता। वही जो 1977 वाला है, M1, M2, M3, उसी का डेटा आता है, इसका डेटा नहीं आता। इसका कौन सा आता है? केवल L1, L2, L3 वाला, लिक्विडिटी वाला। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। L1 क्या है? L1 में क्या आता है? L1 में NM3 ऐड होता है। क्या आता है? NM3, यानी NM3 जो हम लोगों ने देखा वो ऐड होगा, प्लस इसमें क्या आएगा? ऑल डिपॉजिट्स, ऑल डिपॉजिट्स विद, ऑल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, यानी जो पोस्ट ऑफिस बैंक होते हैं उनकी सभी जमाएं अगर NM3 में हम ऐड कर दें तो L1, लिक्विडिटी वाला L1 मिल जाएगा। ठीक है, इसको हिंदी में लिख लो, डाक घरों की, डाकघरों की सभी, डाकघर बैंकों की सभी जमा इसमें आ जाएंगी। L2 में क्या क्या आएगा बेटा? L2 में L1 तो ऐड होगा, ये जो L1 है, प्लस प्लस क्या होगा? टर्म डिपॉजिट, प्लस टर्म डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट्स विद टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, विद टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस एंड रिफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस, रिफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस, यानी जो टर्म डिपॉजिट है, यानी जो सावधि जमाएं हैं, टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, यानी जो सावधि जमाएं जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो टर्म डिपॉजिट है, उनके साथ जो टर्म डिपॉजिट होता है, और रिफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस, यानी पुनर्वित्तीयन की जो संस्थाएं उनका भी सावधि जमा अगर L1 में हम जोड़ दें तो हमें L2 मिल जाएगा। ठीक है, अब आइए L3 की चर्चा करते हैं। L3 में क्या ऐड होता है? L2 ऐड होता है, प्लस और क्या ऐड होता है? पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट्स ऑफ NBFC, NBFCs, यानी L3 में क्या होगा? L2 तो ऐड होगा ही, उसके साथ साथ पब्लिक डिपॉजिट्स ऑफ NBFCs, यानी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं यानी NBFCs, उनकी जो पब्लिक डिपॉजिट्स हैं यानी जनता की जो जमाएं हैं वो अगर L2 में ऐड कर दें हम तो हमें L3 मिल जाता है। तो दिस इज L2, L3। समझ में आया सभी को? क्यों भाई, क्लियर है बेटा? जल्दी जल्दी बता दीजिए आप लोग, फटाफट आगे बढ़ें। बोलो भाई। यहां तक सभी को क्लियर है? ओके, कृपानंद जी समझ में आ रहा है? दीपक, जया, शालिनी, अंजलि, आयुष, समझ में आया बेटा?
जी सर, जी सर। ओके, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे। देखो, हम लोग जनरली अभी तक मनी सप्लाई के बारे में पढ़ा। तो जनरली जो आरबीआई मनी सप्लाई को लेता है, जिस माप को, वो कौन सा है? M3। वो क्या है? M3, जिसको हम लोग ब्रॉड मनी यानी बृहत मुद्रा बोलते हैं। बृहत मुद्रा, ठीक है, बृहत मुद्रा बोलते हैं। ये जो ब्रॉड मनी है या जो बृहत मुद्रा है, जिसको हम लोग M3 बोलते हैं, वो क्या क्या होता है? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। टाइम डिपॉजिट, ठीक है, यानी सावधि जमा। किसकी सावधि जमा है? कॉमर्शियल बैंकों में जो हम लोग फिक्स डिपॉजिट और ये सब करते हैं, सावधि जमाएं, वो। दिस इज M3। अब आजकल यूजीसी नेट में अभी पिछले बार ये जो M3 है सरकार आरबीआई की, जिसको हम लोग ब्रॉड मनी बोलते हैं, इसके सोर्सेज क्या है? व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ ब्रॉड मनी? कोई बताएगा? एनीवन? व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ ब्रॉड मनी? यानी जो ब्रॉड मनी M3 है, उसके सोर्सेज क्या है, स्रोत क्या है? वहां से क्वेश्चन आता है। तो उसके स्रोत क्या है भाई? कौन बताएगा? मनी सप्लाई जो M3 है बेसिकली, उसके स्रोत क्या है? एनीवन? यानी सोर्सेज ऑफ M3 क्या है, उसको हम लोग टैकल करेंगे। सोर्सेज ऑफ, सर सोर्सेज, जी। सर इसके स्रोत में सरकार को शुद्ध बैंक साख होती है, व्यापारिक क्षेत्र की बैंक साख होती है, बैंकिंग क्षेत्र का शुद्ध विदेशी विनिमय साख होती है, और इसमें से सर शुद्ध वेरी गुड, गैर मौद्रिक देयताएं जो होती हैं बैंकिंग की, उसको निकाल दिया जाता है। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इन्होंने एकदम सही बताया है, यही चीज है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग टैकल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सोर्स ऑफ मनी सप्लाई M3 कौन सा है? नेट बैंक क्रेडिट टू द गवर्नमेंट। नेट बैंक क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, यानी नेट बैंक क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, यानी सरकार को शुद्ध बैंक ऋण। सरकार को शुद्ध बैंक ऋण। सरकार को शुद्ध बैंक ऋण, ये आएगा सोर्स ऑफ मनी सप्लाई। यानी जो M3 है भाई, ये पैसा आता कहाँ से है? मनी सप्लाई कहाँ से बढ़ेगी? तो उसका पहला स्रोत क्या है? नेट बैंक क्रेडिट टू द गवर्नमेंट। नेट बैंक क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, यानी जो आरबीआई है या जो वाणिज्यिक बैंक हैं, अब इसमें दोनों आ जाएंगे। आरबीआई यानी जो बैंकिंग पूरी प्रणाली है, उसके द्वारा जो सरकार को उधार दिया जाता है, सरकार को उधार देते हैं बैंक लोग, उनसे जो है मनी सप्लाई जनरेट होती है। पता है आप लोगों को कैसे भाई? कैसे? आप लोगों को पता है कैसे? क्यों भाई, कौन बताएगा कैसे? हाउ टू जनरेट द मनी सप्लाई थ्रू नेट बैंक क्रेडिट टू, कैसे? यानी जो ये वो पैसा है जो पूरी बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को उधार दिया जाता है। यानी नेट बैंक क्रेडिट टू द गवर्नमेंट का मतलब क्या है? कि सारी बैंकिंग सिस्टम जिसमें आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक आते हैं, उनके द्वारा सरकार को उधार दिया जाता है। यानी सरकार को जो है ये लोग ऋण देते हैं। अब सरकार क्या करती है? सरकार को भी तो पैसे की जरूरत होती है। क्यों भाई? सरकार को पैसे की जरूरत होगी कि नहीं? क्योंकि हमारे लिए वो सुविधाएं इकट्ठा देती है, ठीक है, अनाज देती है, हमें सस्ते चीजों पे मुहैया कराती है। तो सब सरकार योजनाएं, विभिन्न योजनाएं सरकारी चल रही हैं जो लोगों के हित के लिए हैं, तो सरकार उनके लिए पैसा कहाँ से इकट्ठा करती है? ऐसे ही तो इकट्ठा करती है। तो सरकार अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करती है? गवर्नमेंट से जारी करती है, सरकारी प्रतिभूतियां, ट्रेजरी बिल्स जारी करती है। भाई सरकार खुलेआम आरबीआई या बैंकों से उधार नहीं मांगती, उनको कहती है हम देंगे, जारी कर देंगे तब
लोन आजकल भाई भाई एक दूसरे को पैसा नहीं दे रहे हैं, यहाँ सरकार आरबीआई कैसे कर लेगी। तो सरकार पैसा लेने के लिए क्या करती है, उधार लेने के लिए क्या करती है, ट्रेजरी बिल जारी करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी करती है, तब आरबीआई या बैंक इन्हें खरीद करके सरकार को पैसा देते हैं। भाई सरकार प्रतिभूतियां जारी करी और उस प्रतिभूतियों को खरीद करके आरबीआई जो है क्या करती है, अब भाई वो खरीदेगी तो उसके बदले सरकार को पैसा मिल जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इससे तब मनी सप्लाई कैसे बढ़ेगी। तो जब सरकार बैंकों से अधिक उधार लेगी तो अब सरकार के पास पैसा आ गया ना, अब सरकार इस पैसे को अर्थव्यवस्था में नकदी बढ़ाएगी, लिक्विडिटी बढ़ाएगी, कैसे, खर्च करके। तो इससे M3 बढ़ा कि नहीं, बताओ भाई। इकोनॉमी में मनी का सर्कुलेशन बढ़ा ना, सरकार के पास पैसा आया तो जब बैंक सरकार को लोन देती हैं, ऋण देती हैं थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के जरिए, जब आरबीआई उसको सरकार जारी करती है तो उससे जो पैसा सरकार के पास जाता है तो वो सरकार जब उन पैसों को खर्च करती है बाजार के माध्यम से तो बाजार में मनी की सप्लाई बढ़ती है, तो M3 बढ़ेगा। सोर्स ऑफ मनी सप्लाई हो गया कि नहीं, क्यों भाई, क्लियर है, को समझ में आया। अब दूसरा क्या है बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं, बताते चलो। तुम लोग पूरी थोड़ी खाने आए हो, थोड़ा सा हुंकारी भरो, ठीक है। पूरी मत खाओ। निमंत्रण खाने नहीं आए हो तुम लोग। मैं अगर एक शब्द बोल रहा हूं तो आप लोग थोड़ा सा उसको रिस्पॉन्स करिए, तभी तो हमें पता चलेगा ना किसको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरा टर्म, दूसरा सोर्स ऑफ मनी सप्लाई क्या है, M3 क्या है, नेट फॉरेन एक्सचेंज। नेट फॉरेन एक्सचेंज, नेट फॉरेन एक्सचेंज, नेट फॉरेन एक्सचेंज ऑफ द बैंक्स, नेट फॉरेन एक्सचेंज ऑफ द बैंक्स, ठीक है। नेट फॉरेन एक्सचेंज ऑफ द बैंक्स यानी ये, इसको हिंदी में क्या, इसको एक मिनट हिंदी में ऐसे बोलेंगे, बैंकों का शुद्ध विदेशी विनिमय, बैंकों का शुद्ध विदेशी विनिमय, ये भी, इससे भी मनी सप्लाई बढ़ती है। कैसे भाई, कैसे, आरबीआई के पास क्या है, अभी आप लोग देखे होंगे इकोनॉमिक सर्वे आया हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे में पहले पेज में दे दिया है कि भारत का इतना विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेक्स है, ठीक है, उससे हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आरबीआई के पास, बैंकों के पास या आरबीआई के पास फॉरेक्स रिजर्व क्या दर्शाता है, कैसे काम करता है। भाई जब भारत में विदेशी निवेश आता है, FDI या FPI या FII आता है तो यानी निर्यात बढ़ता है। FII सब आने का मतलब क्या है, निर्यात बढ़ा, या निर्यात बढ़ा, या FDI आया, या मान लो निर्यात बढ़ा, एक्सपोर्ट बढ़ा, तो उससे क्या होता है, विदेशी मुद्रा जो है भारत में आती है। FDI या एक्सपोर्ट अगर होता है भारत में तो उससे क्या होता है, विदेशी मुद्रा आती है भारत में, डॉलर आता है। अब आरबीआई इस डॉलर को क्या करती है, जब कोई डॉलर यहाँ लेके आता है तो डॉलर, आरबीआई उस डॉलर को क्या करती है, खरीद लेती है। आरबीआई बैठी हुई है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, उस डॉलर को क्या करती है, खरीद लेती है। डॉलर को क्या करती है, खरीद लेती है, और उसके बदले क्या करती है, खरीद करके डॉलर, अब भाई किसी से कोई चीज आप खरीदोगे तो उसके बदले पेमेंट तो करना पड़ेगा ना उसको, क्यों भाई, तो उसके बदले डॉलर खरीदेगी तो उनसे उन्हें क्या देगी, रुपया, क्या देगी, तो रुपया बाजार में क्या होगा, इंजेक्ट होगा, रुपया बाजार में क्या होगा, इंजेक्ट होगा, यानी मनी का सर्कुलेशन बाजार में, भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ जाएगा उससे, तो उससे क्या होगा, M3 बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई
बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो बैंकों का शुद्ध विदेशी विनिमय भी मनी सप्लाई का सोर्स है। क्लियर है? तीसरा क्या है? तीसरा है बैंक क्रेडिट टू कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल सेक्टर, ठीक है। बैंक क्रेडिट टू कॉमर्शियल सेक्टर यानी व्यावसायिक क्षेत्र को बैंक ऋण, ठीक है। व्यावसायिक क्षेत्र को बैंक ऋण यानी बैंक, अगर जो कॉमर्शियल बैंक हैं हमारे, पीएसयू जिनको आप लोग बोलते हो, अगर वो पीएसयू तो वो हो जाएंगी पब्लिक सेक्टर जो बैंक हैं, ठीक है, वो अगर व्यावसायिक क्षेत्र को लोन देते हैं, यानी जो निजी क्षेत्र हैं या जो कॉमर्शियल सेक्टर हैं उनको लोन देते हैं, तो उससे भी मनी सप्लाई बढ़ती है इकोनॉमी में। कैसे भाई? हैं? यानी जो व्यापारिक ऋण है, ठीक है, निजी कंपनियों को जो है पैसा देती हैं, बैंक के लोन देती हैं, तो जब बैंक लोगों को या कंपनियों को लोन देते हैं तो वो पैसा क्या होता है? कंपनियां क्या करती हैं? निवेश करती हैं तो लोगों को क्या होता है? फायदा होता है। क्यों भाई? जब कॉमर्शियल बैंकें वाणिज्यिक सेक्टर को यानी कॉमर्शियल सेक्टर को, निजी क्षेत्रों को लोन देती हैं, तो उससे क्या होता है? वो पैसा वापस जमा के रूप में बैंकिंग सिस्टम में ही तो आता है। क्यों भाई? बैंक ने बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन दिया और वो उद्योगपति उस लोन को, उस ऋण को निवेश कर दिए। कोई कहीं निवेश किया, कोई कहीं निवेश किया, तो छोटे छोटे जो उस कंपनी में या कोई जो काम कर रहा है उन तक वो पैसा पहुंचा। अब वो पैसा वो लोग कहाँ जमा करेंगे? बैंकों में जमा करेंगे। तो बैंक उनसे क्या करेगी? और लोन देगी, होगा मनी सप्लाई और इकोनॉमी में जनरेट होगी, ठीक है। तो बैंक क्रेडिट टू कॉमर्शियल सेक्टर से भी, यानी व्यावसायिक क्षेत्र को जो बैंक ऋण देता है, उससे भी मनी सप्लाई बढ़ती है, मंथली बढ़ता है। समझ में आया? क्यों भाई? थर्ड पॉइंट क्लियर है? चौथा पॉइंट क्या है? गवर्नमेंट्स करेंसी लायबिलिटी टू द पब्लिक। गवर्नमेंट करेंसी लायबिलिटी टू द पब्लिक यानी सरकार की जनता के प्रति देनदारियां, मुद्रा देनदारियां, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं मनी सप्लाई का एक स्रोत है। भारत में नोट छापने का काम कौन करता है? आरबीआई। अब अगर मैं आप लोगों से कहूं कि क्या मनी सप्लाई केवल आरबीआई करता है? क्यों भाई, आप लोग क्या समझते हो उससे? क्या मनी सप्लाई का काम जो है केवल आरबीआई या बैंकों के माध्यम से ही होता है? नहीं, उसमें सरकार का भी हस्तक्षेप होता है। सरकार भी उसमें लायबिलिटी का काम करती है, देनदारी का काम करती है। भाई सिक्के कौन छापता है? सिक्के की ढलाई कौन करता है? वो सरकार के अंदर आता है और उसमें किसका मुहर लगी रहती है? भारत सरकार की। तो भारत में नोट छापने का काम तो आरबीआई करता है, लेकिन सिक्कों और 1 रुपए का जो नोट है वो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसलिए M3 का जो संचालन है, जो कंट्रोल, वो आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों के हाथ में होता है, ठीक है। समझ में आया? तो अब जो नोट, जो सिक्के हैं की लायबिलिटी हो गई ना, भारत सरकार की लायबिलिटी हो गई ना। लेकिन अब सिक्के, भारत सरकार तो डायरेक्टली लोगों के पास जाएगी नहीं कि भैया ले लो, पैसा ले लो, ये कर लो, ऐसे तो करेगी नहीं। वो हालांकि आरबीआई का यूज करती है, बैंकिंग सिस्टम का यूज करती है और कहती है कि ये लो पैसा, उसके बदले आरबीआई गवर्नमेंट को उसके बदले में कैश देती है
उसका भुगतान करती है, और वो पैसा भी फिर बैंक के जरिए लोगों को लोन दिया जाता है, और उससे भी क्या होता है, मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ती है। तो गवर्नमेंट करेंसी लायबिलिटी टू द पब्लिक भी उससे भी क्या होता है, मनी सप्लाई इकोनॉमी में रेट होती है। समझ में आया? लेकिन ये बहुत छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि कॉइन्स क्या है, ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू नोट्स, तो इसलिए ये मनी M3 में बहुत छोटा सा पार्ट वो करता है। समझ में आया? क्यों भाई, चौथा पॉइंट क्लियर है? बताओ जी भाई। सर। ओके, अब पांचवा पॉइंट, ठीक है। अंजलि समझ में आ रहा है ना बेटा? दीपक, जया, काजोल, कृपानंद जी? ये सर ओके। क्लियर हो गए सर, 4 पॉइंट तो क्लियर हो गए सर। हाँ, अब पांचवा पॉइंट समझ लो तो गंगा नहा लो, समझ लो। पांचवा पॉइंट समझ लो तो गंगा नहा लो। पांचवा पॉइंट है NNML, नेट नॉन मोनेटरी लायबिलिटी, नेट नॉन मोनेटरी लायबिलिटी ऑफ द बैंक्स, नेट नॉन मोनेटरी लायबिलिटी ऑफ द बैंक्स, यानी बैंकिंग क्षेत्र की शुद्ध गैर मौद्रिक देनदारियां, गैर मौद्रिक देनदारियां, बैंकिंग क्षेत्र की शुद्ध गैर मौद्रिक देनदारियां, क्या ये मनी सप्लाई इससे जनरेट होती है? क्यों भाई, जो NNML है बैंक का, क्या उससे मनी सप्लाई M3 जनरेट होता है? शौकत जी, आप क्लास क्यों नहीं कर रहे हैं टाइमली? ऐसे काम नहीं चलेगा महाराज, ठीक है? क्लास लेनी पड़ेगी, इस चीज में बहुत स्ट्रिक्ट हूं मैं, ठीक है? पढ़ना है तो डेली आना पड़ेगा, और डेली पढ़ाने वाला भी चाहिए, तो मैं हूं ना उसके लिए। तो इसलिए थोड़ा सा टाइमली, बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप बस क्लास लीजिए, ठीक है? बाकी नॉलेज ऐसी ऐसी देंगे हम लोग कि आप लोगों का काम हो जाएगा उससे। NNML, नेट नॉन मोनेटरी लायबिलिटी ऑफ द बैंक्स, ठीक है? नेट नॉन मोनेटरी लायबिलिटी ऑफ द बैंक्स, ठीक है? एक्सक्यूज मत दीजिए, आगे से कंटिन्यू रखिएगा टाइमली, ठीक है? आगे हम पहले पढ़ाते हैं। तो जो ये मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है, मनी सप्लाई का सोर्स नहीं है। अब ये बताइए, मैं आप लोगों से पूछता हूं, जो बैंकिंग प्रणाली है हमारी, यानी जो कॉमर्शियल बैंक हैं हमारे, क्या सारा का सारा पैसा लोन दे देते हैं लोगों को उठा के? क्यों भाई, बताओ भाई, सारा का सारा पैसा क्या PNB, SBI, क्या बैंक उठा लोगों को लोन दे देते हैं? ऐसा तो है नहीं ना, ऐसा नहीं है ना? क्यों भाई, ऐसा नहीं है ना? नहीं सर। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, बैंक कुछ पैसा रिजर्व के रूप में RBI के पास भी रखती हैं, जो कि CRR है, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात रखती हैं, और कुछ पैसा देती हैं जो बचा। लेकिन कुछ पैसे ऐसे भी हैं जो बैंक अपनी पूंजी अपने रिजर्व फंड में अपने पास रखती है, और वो जनता को नहीं देती है लोन के रूप में। तो ये बताओ, उसका कुछ प्रॉफिट होता है बैंक का, तो अपने पास रखेगी ना, वो काहे तुमको देगी यार? मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, उनका पेमेंट करना है उनको, ठीक है? अपनी पूंजी है उनकी, कुछ जमा पूंजी है उनका रिजर्व फंड में, ठीक है? तो ये ऐसे मनी है जिनसे अब भाई लोन नहीं देगा, अब वो पैसा वो अपनी तिजोरी में रखा है, ठीक है? तो वो उससे लोन किसी को बाजार में जाएगा नहीं, तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई उससे बढ़ेगी नहीं, तो ये किसी काम का नहीं, ये सोर्स ऑफ मनी सप्लाई नहीं है। यानी बैंकिंग क्षेत्र की जो शुद्ध गैर मौद्रिक देनदारी, ये गैर मौद्रिक देनदारियां हो गई ना, नॉन मोनेटरी लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी नहीं है भाई, लायबिलिटी नहीं है ना, ये तो अपनी तिजोरी में रख लिया है ना, देनदारी कहाँ से हो गई? देनदारी तो जो दे रहा है वो हो गई, तो ये लायबिलिटी नहीं होगी उसकी, ये जो है अपनी वो तिजोरी में पैसा रख लिया है, तो इससे M3 पर प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यानी यदि बैंकों का जो अपना रिजर्व है या जो पूंजी है उनकी, वो
पैसा वो बाजार में नहीं घुमाते हैं या बाजार में लोगों को लोन नहीं देते हैं, वो अपने ही भीतर उसको लॉक करके रखते हैं। तो उससे क्या होगा, जब वो मनी बैंकों के तिजोरी में है तो बाजार नहीं, तो उससे M3 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस पर M3 पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ में आया? क्यों भाई, क्लियर है? ओके। हाँ सर। जी तो सर। M3 के हाँ सर। सोर्सेज कौन कौन है? 1 + सर। 2 + 3 + 4 - 5, यानी M3 का सोर्स कौन सा है? M3 का सोर्स कौन सा है? 1, 2, 3 और 4, लेकिन 5 नहीं है, तो 5 घटा देना है। समझ में आया? क्लियर है? चलें आगे, बोलो भाई जी। यानी बैंकों का जो अपना रिजर्व है वो पैसा भाई मार्केट में नहीं जा रहा है, तो मनी सप्लाई उससे नहीं बढ़ेगी, वो अफेक्ट ही नहीं करेगा मनी सप्लाई को। सर ये काउंट नहीं होगा क्या फिर मनी सप्लाई में सर? ठीक है, बिल्कुल। कहाँ से काउंट होगा भाई, वो अच्छा, मनी हाँ। सप्लाई को नहीं अफेक्ट करेगा, अच्छा, बल्कि जैसे मनी भी सप्लाई को बैंक घटा वगैरह, देगा। जैसे भी बैंक हाँ वगैरह जो अभी हम लोग 500 करोड़ बैंक अगर कोई बनानी होगी तो 500 करोड़ लगेंगे कम से कम, तो फिर ये जो पेड अप कैपिटल है ये भी इसमें इस टाइप में आएगा सर? हाँ हाँ हाँ, एकदम सही पकड़े हैं अभी आप। यही सब तो है जो बैंक की तिजोरी में अपना पैसा रखा रहता है। ठीक है, यानी रिजर्व और सरप्लस और पेड अप कैपिटल ये आ सकते हैं सर इसमें? हाँ हाँ, ये सब आएंगे इसमें, सब आएंगे। अच्छा, जी 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 सर। अब हाँ यस, बिल्कुल। थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो दिस इज मनी सप्लाई, दिस इज ऑल अबाउट द मनी सप्लाई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग हाई पावर्ड मनी की बात करेंगे। किसकी बात? पावर मनी, हाई पावर्ड मनी। ठीक है, उच्च शक्ति मुद्रा इसको बोलते हैं, उच्च शक्ति मुद्रा। ये हाई पावर्ड मनी क्या है भाई? हाई पावर्ड मनी के बहुत सारे नाम हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखिए, हाई पावर्ड मनी को हम लोग बेस मनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस मनी, यानी आधार मुद्रा भी बोलते हैं, आधार मुद्रा भी बोलते हैं। दूसरा, इसको रिजर्व मनी भी बोलते हैं, रिजर्व मनी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी आरक्षित मुद्रा, आरक्षित मुद्रा। ठीक है, और इसको हम लोग M0 से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, M0 से। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज हाई पावर्ड मनी? हाई पावर्ड मनी आपको पता है क्या होती है? एनीवन, कौन बताएगा डेफिनेशन? हाई पावर्ड मनी या उच्च शक्ति मुद्रा या आधार मुद्रा, इसको या प्राइमरी मनी भी इसको बोलते हैं, प्राइमरी मनी। इसमें रिटर्न्स वगैरह जो है, हाँ बताओ। इंटरेस्ट रेट वगैरह ज्यादा होते हैं सर, और लिक्विडिटी कम होती है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, ये है क्या? और कोई बताएगा? एनीवन, और कोई है? नी अंजलि जी आप बताइए, व्हाट इज हाई पावर्ड मनी? पता है आपको? अंजलि बेटा पता है हाई पावर्ड मनी? अच्छा, नहीं पता है। सर आरबीआई के द्वारा इशू की गई करेंसी। हाँ, आरबीआई के द्वारा इशू की गई करेंसी। ठीक है, ओके। ये एचपीएम जानते हो क्या है? एचपीएम है लाइबिलिटी ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ एंड गवर्नमेंट। एचपीएम क्या है? हाई पावर्ड मनी क्या है? लाइबिलिटी ऑफ द, ये क्या है? लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड मॉनेटरी अथॉरिटी। यानी जो आरबीआई है और जो सरकार है हमारी, उसकी जो देनदारियां होती हैं उसी को हम उच्च शक्ति मुद्रा कहते हैं। यानी उच्च शक्ति मुद्रा क्या है? आरबीआई और सरकार की देनदारियां ही उच्च शक्ति मुद्रा है।
यानी उच्च शक्ति मुद्रा, हाई पावर्ड मनी क्या है? लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट और आरबीआई। ये लाइबिलिटी क्यों है? आप कोई भी बैंक नोट होगे, आप कोई भी बैंक नोट देखते होगे, मान लीजिए 10 रुपए का नोट है, ठीक है, 10 रुपया का नोट है ये। अब 10 रुपए के नोट पे लिखा रहता है ना, धारक को अदा करने का वचन देता हूं मैं। यानी आरबीआई का गवर्नर का साइन रहता है और लिखा रहता है कि मैं धारक को 10 रुपए पे करने का, अदा करने का वचन देता हूं। यानी मतलब आरबीआई का जो गवर्नर है उसके साइन होते हैं और ये वाक्य लिखा रहता है, सेंटेंस, कि धारक को अदा करने का वचन देता। मतलब आरबीआई उस नोट के धारक का ऋणी है। यानी आरबीआई जो है उस नोट के धारक का ऋणी है। मतलब वह आरबीआई द्वारा जारी किया गया जो एक ये नोट है, एक आरबीआई जो है जो 10 रुपए का जो नोट जारी कर रही है, और वो 10 का नोट जिसके हाथ में भी है उसका आरबीआई क्या है? आईओयू है। आईओयू मतलब मैं आपका कर्जदार हूं, आरबीआई कहता है। यानी अगर आपके पास 1 रुपए का नोट या 10 रुपए का नोट है तो आरबीआई कहता है कि हम आपका फिर कर्जदार हैं। यानी ये हमारी लायबिलिटी है कि हम, ये 10 रुपए है, अगर ये नहीं चलता है तो वो 10 रुपए आप आरबीआई के पास ले जाइए। कहते हैं महाराज ये जो तुम 10 रुपए का नोट दिए हो हमें, ये नहीं चल रही है, तुम इसके जिम्मेदार हो। 10 रुपए नहीं चल रहा है तो ले आओ, उसके बदले हमें पैसा दो, गोल्ड दो, सोना दो। समझ में है ना? तो एचपीएम क्या है? हाई पावर्ड मनी क्या है? लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट और आरबीआई। क्लियर हुआ? क्यों भाई? जी सर। हाँ, अब दूसरे तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। एक होता है बैलेंस शीट का सिद्धांत। बैलेंस शीट आप लोग पढ़े होंगे, जैसे बीओपी की बैलेंस शीट होती है, बैंक का भी बैलेंस शीट होता है, आरबीआई का भी बैलेंस शीट होता है, सबका बैलेंस शीट होता है। तो बैलेंस शीट का नियम क्या है कि बैलेंस शीट हमेशा बैलेंस होती है। बैलेंस शीट का नियम क्या है? एक, बैलेंस शीट हमेशा संतुलित होती है, बैलेंस्ड रहती है। नाम से ही पता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है? किसी भी कंपनी या आरबीआई या बैंक की जो शीट होती है वो हमेशा क्या होती है? इक्विलिब्रियम में रहती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में रहती है, संतुलन में रहती है। ठीक है, हमेशा क्या रहती है? संतुलन में रहती है। यानी उसकी जो संपत्ति साइड है और जो देनदारी साइड है वो बराबर होती है। यानी एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर इक्वल बैलेंस शीट में। तो जैसे आरबीआई जो है, मान लीजिए जब आरबीआई सोना, फॉरेन करेंसी यानी डॉलर या सरकारी बॉन्ड जब खरीदता है, अगर आरबीआई जो है सोना, ठीक है, फॉरेन करेंसी या सरकारी बॉन्ड खरीदता है किसी से, तो अगर ये सब खरीदना उसके अकाउंट में किस तरफ आएगा? बैलेंस शीट में किस तरफ आएगा? उसकी एसेट से में, यानी संपत्ति है। यानी आरबीआई जब किसी से सोना खरीदता है या फिर आप ही किसी से सोना खरीदते हो तो सोना आपकी संपत्ति हो गई कि नहीं हो गई? आप कार खरीदे, कार आपकी संपत्ति हो गई कि नहीं हो गई? वैसे ही अगर आरबीआई सोना, विदेशी मुद्रा भंडार और जो सरकारी बॉन्ड है अगर वो खरीदता है तो आरबीआई की क्या है? एसेट साइड में आएंगी, संपत्ति साइड में आएंगे। अब इन संपत्तियों को खरीदने के लिए, जैसे आप ही कार खरीदते हो तो कार के बदले कार का पेमेंट करते हो, तो जो पेमेंट करते हो आपकी क्या है? लायबिलिटी है। पेमेंट करते हो आपकी क्या है? लायबिलिटी है। और जो आपकी कार मिल गई वो आपकी संपत्ति है। तो दोनों बराबर हो गई ना, संपत्ति और देनदारी। क्यों भाई? कार की कीमत तो एक जो कीमत है वो, और वो आपने पेमेंट किया, तो संपत्ति और देनदारी आपकी बराबर हो गई ना, यानी एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर इक्वल। तो जब आरबीआई सोना, फॉरेन करेंसी और सरकारी बॉन्ड खरीदता है तो वे आरबीआई की एसेट साइड में आएंगे, यानी संपत्ति साइड में आएंगे। अब इन संपत्तियों को खरीदने के लिए आरबीआई जो पैसा जारी करता है उसको क्या बोलते हैं? हाई पावर्ड मनी। समझ में आ रहा है ना? इन संपत्तियों को खरीदने के लिए जो आरबीआई पैसा जारी करता है उसे हम क्या बोलते हैं? हाई मनी।
और वो पैसा जारी क्या है, वही लाइबिलिटी तो है भाई। आप सोना खरीद रहा है आरबीआई, विदेशी मुद्रा खरीद रहा है, सरकारी बॉन्ड खरीद रहा है, तो खरीदने के बदले उसको कोई कुछ दे रहा है ना आरबीआई, वो उसके बदले क्या जारी करेगा, उसके बदले मान लो विदेशी मुद्रा खरीद रहा है तो उसको रुपया देगा, ठीक है। विदेशी मुद्रा सोना खरीद रहा है तो रुपया देगा, विदेशी मुद्रा खरीद रहा है तो रुपया देगा, सरकारी बॉन्ड खरीद रहा है तो रुपया देगा, सबको देगा ना। तो आरबीआई की क्या होती है, ये लायबिलिटी होती है ना, कि तुम हमें ये चीज दो तो हम तुम्हें ये देंगे, ये हमारी देनदारियां है, ये हमारी लायबिलिटी है। तो वो जो वापसी में जो दे रहा है देनदारी है उसकी पावर्ड मनी है, यानी वो जो मनी उसके बदले में दे रहा है आरबीआई लोगों को, वो क्या है, सर क्या ये युद्ध के समय भी ये देनदारियां बनी रहेंगी आरबीआई की? पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है, फिर उस पे आते हैं। पहले ये चीजें समझ लीजिए कि कैसे होता है, ठीक है, जो मैं समझाना चाहता हूँ। तो आरबीआई की क्या है, ये देनदारियां हैं, और आरबीआई जो इसके बदले में जो पैसा दे रहे हैं, एक हाई पावर होती है, उच्च शक्ति होती है। अब आप आरबीआई जो है जब वो पैसा देती है तो वो पैसा क्या होता है, बैंकों में जाता है, अब बैंकों से फिर वो लोगों के बैंक जो लोन दे देती है। तो आरबीआई के पास जो सरकार के द्वारा पैसा गया उसके बदले, ठीक है, आरबीआई से जो बैंकों के पास जो पैसा गया उसके बदले, तो उससे क्या होगा, बाजार में जो है करेंसी दुगुना चौगुना बढ़ेगी। यानी आरबीआई ने उसके बदले में पेमेंट किया, लेकिन उसके बदले में दुगुना चौगुना जो है करेंसी बढ़ेगी इकोनॉमी में, यानी एक गुणात्मक रूप से बढ़ेगी ना। यानी 10 ही रुपया वो मल्टीप्लाई होके और पैसा बनाएगा, यानी पावर रख रहा है, हाई पावर रख रहा है, उच्च शक्ति रख रहा है। तो उससे इकोनॉमी में क्या है, मल्टीपल टाइम्स जो है मनी सप्लाई, तो इसलिए इसी को हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। तो बैलेंस शीट का ही सारा खेला है हाई पावर्ड मनी में। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं भाई, कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है, बताइए कृपानंद जी, समझ जी सभी को लोग बताओ भाई। जी सर। क्या पूछ रहे थे बेटा, आप बताइए। क्या पूछ रहे थे? वही कह रहे थे सर, ये आरबीआई की देनदारियां युद्ध या कोई भी आकस्मिक परिस्थितियां हो, उस सब जिस समय देश में उस समय भी बनी रहेंगी? नहीं नहीं नहीं, उस समय जैसे अभी आप देखिए कोविड में हर तरीके से आरबीआई पैसा जुटाने के पक्ष में था, तो उस समय देनदारियां खत्म भी हो सकती हैं, और वो सरकार के ऊपर निर्भर है, ये सरकार का ही निर्णय है वो करती है कि नहीं करती है। बट जनरली जो है अगर ज्यादा विकट स्थिति है तो नहीं करेगी, ठीक है, तो वो एक्सेप्शनल केसेज है, ठीक है, कि युद्ध की सिचुएशन आ गई या कोविड आ गया या कुछ भी आ गया, सूखा उखा आ गया, तो अलग सिचुएशन है। बट जनरली ऐसा नहीं होता। आप ही है, आपकी विपत्ति में जो है कोई पैसा दिया है तो अब आप उसका फायदा उठा लोगे, क्यों भाई कृपानंद जी, फायदा उठा लेंगे, चलो अच्छा फायदा उठा लिया, नहीं देंगे इसको ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। विपत्ति में जो आपका साथ दे देना उसको तो आदमी को कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। उसको तो जब जिंदगी में आपके पास पैसा हो तो जितना लिए हो ना उससे ज्यादा देना चाहिए, एक चीज जान लो, क्योंकि वो आपके यार दोस्त कोई काम नहीं दिया, वही एक काम दिया विपत्ति में आपकी। तो जो खराब समय में आपका साथ दे उसका पैसा वापस करना चाहिए कि मार के बैठना चाहिए, क्यों भाई मार के नहीं बैठते, वापस करना चाहिए ना। तो ये चीजें हैं। तो आइए वैसे सर अगर मान लीजिए ले लिया किसी का, लेके मर गया, तो उसको भरने के लिए उसको दोबारा भी जन्म लेना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखो ठीक है, आप एक बैठे हो, वो कोई अच्छी बात थोड़ी, मारना ये तो यार अरबों करोड़ों खरबों मारो ना, 1-2 रुपए 1000 2000 रुपए मार के क्या करोगे, अनुरुद्धाचार कहते हैं उसके घर के सामने कुत्ता बन के जन्म लेना पड़ेगा। वो चलो वो तो तो होता है, चीजें बहुत सारी चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाई पावर
हमने एक चीज बताई, बेस मनी भी बोलते हैं। क्या मनी बोलते हैं? बेस मनी। क्यों बोलते हैं इसका रीजन समझते हैं। आधार मुद्रा क्यों है? क्योंकि इसे बेस मनी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी का काम करती है, बेस का काम करती है। यानी इसी पर देश की पूरी मौद्रिक प्रणाली इसी मनी पर टिकी हुई होती है। यानी अगर आरबीआई कोई मुद्रा जारी ही न करे तो मौद्रिक बेस बनेगा नहीं, उससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी नहीं। अगर एक बेस ना हो, आप ही मकान वकान बनवाते हो आप लोग, तो नींव पहले डलवाते हो ना मकान के लिए, फिर बड़ी बड़ी इमारतें जो है खड़ी होती हैं। तो वैसे ही जो ये हाई पावर्ड मनी है, उच्च शक्ति मुद्रा है, ये अर्थव्यवस्था में जो मॉनेटरी सिस्टम है हमारा, वो पूरा इसी मनी पर बेस्ड। यानी अगर अर्थव्यवस्था का बेस सही रहेगा तो मनी सप्लाई भी बढ़ती रहेगी ना। अब बिना आधार के बैंक लोन भी तो नहीं देंगे, क्यों भाई? एक बेस होना चाहिए ना, तभी तो बैंक लोन देंगे लोगों को उस बेस पर, और उससे जो है इकोनॉमी में इनकम जनरेट होगी। यानी ये वह पैसा है जिसे केंद्रीय बैंक सीधे नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, और यह पैसा पूरी अर्थव्यवस्था की लिक्विडिटी का सोर्स होता है। पूरी अर्थव्यवस्था के लिक्विडिटी का क्या होता है? सोर्स होता है, स्रोत होता है। अगर ये आधार छोटा है, मान लीजिए बेस छोटा है, तो पूरी अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई की कमी हो जाएगी, और बेस बड़ा है, पूरी अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई अधिक होगी। तो ये हाई पावर्ड मनी से अर्थव्यवस्था में आरबीआई लिक्विडिटी को कंट्रोल भी करता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर बेस मनी कम है तो अर्थव्यवस्था में पैसे की कमी होगी, यानी तरलता कम होगी। बेस मनी अगर अधिक है तो अर्थव्यवस्था में पैसा भी अधिक होगा। तो इसके जरिए, हाई पावर्ड मनी के जरिए आरबीआई जो है वो क्या करती है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल भी करती है। अब इसको हाई पावर्ड मनी क्यों बोलते हैं भाई? दूसरा टर्म, इसको हाई पावर्ड मनी बोलते हैं क्यों? उच्च शक्ति मुद्रा क्यों बोलते हैं इसको? एनीवन, कोई बताएगा उच्च शक्ति मुद्रा क्यों बोलते हैं? जैसे आरबीआई है, आरबीआई 1 रुपए की नई मुद्रा बाजार में ले आई, ठीक है, 1 रुपए की नई करेंसी बाजार में ले आती है, तो बैंकों के पास पहुंचती है, ठीक है, आरबीआई जो है बैंकों को दे देती है, 1 रुपए बैंकों के पास पहुंच गया। अब बैंक उस 1 रुपए का उपयोग कई बार लोन देने के लिए करेंगे। भाई जिसको देंगे करके कोई बैंकों में जमा कर देगा, कोई खर्च कर लेगा, फिर कोई बैंक में हर आदमी जमा करेगा, वो फिर बैंक एक दूसरे को पैसा जमा करेंगे, तो वो 1 रुपया क्या करेगा? अर्थव्यवस्था में जो एक रुपया है वो कई बार बहुत सारा पैसा बनाया ना, यानी कुल पैसा कई गुना बढ़ गया वो पैसा। यानी इसी को बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। मुद्रा गुणक प्रभाव के जरिए वो 1 रुपया जारी जो है वो कई गुना बढ़ गया, यानी शक्ति रख रहा है, वो 1 रुपये में कुछ शक्ति है जो कई गुना इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ा रहा है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हाई पावर्ड मनी। यानी हाई पावर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह देश की पूरी प्रणाली और आधार है, और आधार से ही बहुत सारा पैसा बनाया जा रहा है। यानी उसमें कोई वो हाई पावर्ड है जो मल्टीप्लायर इफेक्ट के जरिए बहुत सारी इकोनॉमी में जो है पैसा जनरेट कर रहा है। समझ में आया? क्यों भाई, क्लियर है? जी सर। हाँ, अब तीसरा इसको रिजर्व मनी भी बोलते हैं, ठीक है, रिजर्व मनी भी बोलते हैं इसको। आरक्षित मुद्रा क्यों बोलते हैं भाई? वहां जो है हमारे यहाँ जो कॉमर्शियल बैंक हैं, वो अपने पास आने वाली जो कुल जमाएं हैं, जो एनडीटीएल जिसको बोलते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, कुल जमाओं का एक निश्चित पार्ट आरबीआई के पास रखना होता है, जिसको हम लोग सीआरआर बोलते हैं। तो ये जो रिजर्व आरबीआई अपने पास रखती है, जो कुल जमाएं जो बैंकों की होती हैं, उनका कुछ प्रोपोर्शन रिजर्व के रूप में, सीआरआर के रूप में जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो आरबीआई के पास जमा रखते हैं। तो जो जमा पैसा है ना, वो भी गुणात्मक शक्ति रखता है, और उससे जो है हाई पावर्ड मनी जनरेट होती है, उससे भी हाई पावर्ड मनी जनरेट होती है। इसलिए हाई पावर्ड मनी को रिजर्व मनी भी कहते हैं, ठीक है। दीपक, कुछ पूछना है क्या? क्यों भाई? दीपक जी, आप माइक क्यों ऑन किए हुए हैं? ओके, तो ये तीनों नाम है इसके। अब रिजर्व मनी कैसे हाई पावर्ड मनी का हिस्सा है, उसको हम लोग सीआरआर के जरिए समझेंगे वो सारी चीजें। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है?
कोई डाउट तो नहीं है? क्यों भाई, कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। एनीवन? आज यहाँ सर कुछ ज्यादा ही क्लियर हो। वेरी गुड, ओके। शालिनी, अंजलि, काजोल, जया, शौकत, दीपक, समझ में आया सभी सर को? क्लियर बात ये। हाँ, यस सर क्लियर। अच्छा। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब हाई पावर्ड मनी जो है, जिसको हम लोग H या फिर M0 से प्रदर्शित कर रहे हैं, ये हाई पावर्ड मनी होती क्या है? हाई पावर्ड मनी या M0 जिसको हम बोलते हैं, क्या चीजें आती हैं? C प्लस R। C प्लस R आता है इसमें। क्या आता है? C प्लस R। C क्या है? व्हाट इज C? करेंसी इन सर्कुलेशन। C क्या है? करेंसी इन सर्कुलेशन, चलन में मुद्रा। चलन में मुद्रा। अब चलन में मुद्रा क्या होती है भाई, कोई बताएगा? चलन में मुद्रा में क्या क्या शामिल होता है? एनीवन? चलन में अगर मुद्रा की मैं बात करूं तो इसमें क्या क्या शामिल है? कौन बताएगा? कोई है जो बताएगा कि चलन में मुद्रा में? हाँ सर, जनता के जी, पास जो नकदी बताइए। है वही। हाँ बिल्कुल, वो भी शामिल होता है, एकदम सही है। और सर, इसमें जनता के पास मुद्रा एवं सिक्के और बैंकों के पास नकद जमा चलन मुद्रा में शामिल होती है। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो, इन्होंने एकदम सही बताया। यानी जो चलन होती है उसमें दो चीजें शामिल होती हैं, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। जो चलन में मुद्रा होती है, जो करेंसी इन सर्कुलेशन होता है, उसमें दो चीजें शामिल होती है। पहला, करेंसी विद पब्लिक। पहला क्या शामिल होता है? करेंसी विद पब्लिक, यानी जनता के पास करेंसी कितनी है, जनता के पास करेंसी, ये शामिल होता है। दूसरा क्या शामिल होता है? कैश विद बैंक। कैश विद बैंक, यानी बैंकों से जो नगद है, यानी एक पैसा जो जनता के पास है करेंसी, और एक पैसा जो बैंक के पास है, वो दोनों मिला करके क्या बनते हैं? करेंसी इन सर्कुलेशन या चलन में मुद्रा। क्यों भाई, सभी को क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ। जी सर। इसका यानी मतलब जितने भी नोट सिक्के हैं सब। क्या हुआ बेटा? टोटल का नोट्स और मतलब टोटल हाँ, विद द पब्लिक का मतलब इसमें सब आ जाएगा ना। ठीक है, करेंसी विद द पब्लिक में सब आ जाएगा, नोट्स एंड कॉइन्स वगैरह सब आ जाएंगे। ठीक है, अब आर में क्या आएगा? बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई। आर में क्या आ जाएगा? बैंकर्स डिपॉजिट, बैंकर्स डिपॉजिट आरबीआई। ठीक है, यानी आरबीआई के पास बैंकों का जमा, बैंकों का जमा। अब आप लोग बताओ ये क्या है? आर में क्या क्या आएगा? बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, यानी आरबीआई के पास जो बैंकों का जमा है वो क्या है? बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई। उसी को हम लोग एग्जाम्पल के रूप में क्या ले सकते हैं? CRR। CRR, CRR क्या है? आरबीआई के पास बैंकों का जमा क्या है? CRR ही तो है। ठीक है, CRR, बट SLR नहीं आएगा इसमें। अब आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या SLR हाई पावर्ड मनी का पार्ट है? क्यों भाई, कौन बताएगा? SLR जो है हाई पावर्ड मनी, उच्च शक्ति मुद्रा का भाग है? कौन बताएगा? नहीं सर। नहीं, वो इससे पता चल जा रहा है ना। यानी SLR जो है हाई पावर्ड मनी का पार्ट नहीं होता है। अभी किसी एग्जाम में रिसेंटली ये क्वेश्चन आया था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। यानी हाई पावर्ड मनी का फार्मूला क्या बना?
हाई पावर्ड मनी का फार्मूला बना क्या, करेंसी विद पब्लिक, करेंसी विद पब्लिक, ठीक है, करेंसी विद पब्लिक यानी जनता के पास करेंसी, ठीक है, प्लस कैश विद बैंक, कैश विद बैंक, ठीक है, यानी बैंक के पास नगदी, ठीक है, प्लस और क्या आएगा, बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, यानी आरबीआई के पास बैंकों का जमा। दिस इज हाई पावर्ड मनी, दिस इज ऑल अबाउट द हाई पावर्ड मनी। समझ में आया? क्यों भाई, क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ एक बार। जी सर। जी सर। तो दिस इज हाई पावर्ड मनी, ये है हाई पावर्ड मनी। अब मनी सप्लाई के ही तरह हाई पावर्ड मनी के भी स्रोत हैं, हाई पावर्ड मनी के भी सोर्सेज हैं, और वो सोर्सेज कौन से हैं, वही जो उसके थे नेट। अब यहाँ आगे हेडिंग डाल लीजिए, सोर्सेज एम नॉट, यानी हाई पावर्ड मनी के स्रोत क्या हैं। तो स्रोत क्या है, पहला स्रोत है नेट आरबीआई क्रेडिट, नेट आरबीआई क्रेडिट टू गवर्नमेंट। हाई पावर्ड मनी का पहला स्रोत क्या है, सरकार को शुद्ध आरबीआई ऋण, यानी सरकार को जो आरबीआई ऋण देती है उसके द्वारा भी हाई पावर्ड मनी जनरेट होती है। कैसे, बैलेंस शीट वाला अगर समझ में आ गया होगा तो ये वाला समझ में आ जाएगा। अब हाई पावर्ड मनी का स्रोत है ये, जैसे भविष्य में क्वेश्चन आ सकता है, अभी मैं इकोनॉमिक सर्वे का डेटा भी ले आऊंगा, इकोनॉमिक सर्वे इसका डेटा देता है सोर्सेज, ठीक है। तो हाई पावर्ड मनी में सबसे ज्यादा जो सोर्सेज का हिस्सा है वो है नेट आरबीआई क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, यानी आरबीआई के द्वारा जो सरकार को ऋण दिया जाता है वो सबसे बड़ा स्रोत है एचपीएम का, हाई पावर्ड मनी का। यानी उच्च शक्ति मुद्रा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है कि जब सरकार को पैसे की जरूरत होती है तो वह आरबीआई को सरकारी प्रतिभूतियां बेचती है। भाई आपके पास अगर जेबा में कट्टी चवन्नी नहीं है तो खाना वाना खाने के लिए भीख मांगना पड़ेगा। तो आदमी क्या करता है, पैसे की जरूरत होती है कोई चीज क्या करता देता है, मान लो घर द्वार, पैसा नहीं, घर द्वार बेच दिया, आरबीआई को, सरकार को पैसा जरूरत थी तो फलाने को किसी को पकड़ा, मान लो आरबीआई को पकड़ा आपने, भैया हमारा घर ले लो, हमको पैसा दो यार, बहुत तंगी आ गई है। तो सरकार को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो आरबीआई को सरकारी प्रतिभूतियां बेच देती है, आरबीआई को पकड़ती है और बुलाती है, कहती है कि लो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पकड़ो अब दंड से हमको पैसा दो। तो जब दंड से सरकार को पैसा, नया पैसा मिल गया ना, क्यों भाई, आरबीआई जो है उस बॉन्ड को खरीद ली, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद ली सरकार से। तो अब सरकार भाई आरबीआई से खरीदेगी सरकार, या जेबा सरकार का भर गया पैसा से, भाई एकदम जिसके जेब में पैसा होता है ना एकदम दिमाग बहुत तगड़े से काम करता है। अब सरकार के पास पैसा ही पैसा, अब पैसा ही पैसा हो गया तो सरकार खर्च करेगी, अब खर्च करेगी तो बाजार में वो आएगा पैसा, बाजार में आएगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो क्या होगा, बैंकों में लोग पैसा जमा करेंगे, अब बैंक फिर उससे और पैसा बनाएगा, सबको लोन देगा, फिर खर्चा होगा, फिर लोन बैंक में लोग जमा करेंगे, फिर मनी सप्लाई बढ़ेगी, तो हाई पावर्ड मनी का काम हिस्सा बन जाएगा। फिर क्या बन जाएगा, हाई पावर्ड मनी। भाई जनता के पास जब पैसा आ जाता है तो हाई पावर्ड मनी, सी क्या है, सी वही है ना। अब जब सरकार खर्चा करी तो लोगों के पास पैसा आ गया,
लोगों के पास पैसा आ गया तो लोग बैंकों में भी जमा करेंगे, बैंक फिर लोन देगा, फिर लोगों के पास पैसा, फिर लोन, फिर लोगों के पास पैसा, इससे बहुत सारा हो गया ना। तो हाई पावर्ड मनी का हिस्सा बन गया कि नहीं? क्यों भाई, समझ में आया कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? जी सर। जल्दी बताइए क्या हुआ। कृपानंद जी, भूख तो नहीं लगी है? नहीं वही कह रहे जी सर। हैं? अच्छा अच्छा, ओके चलिए दूसरा। हाँ तो टाइम सर ज्यादा हो गया, 10:22 हो गया। पढ़ने का मन नहीं है क्या? अब बस इसको करवा दें, 10:30 तक छोड़ देंगे, ठीक है। आरबीआई क्रेडिट टू बैंक, यानी बैंक क्षेत्र को, बैंकिंग क्षेत्र को आरबीआई ऋण, बैंकिंग क्षेत्र को आरबीआई ऋण। जया को देखो नींद आ रही है। जया तुम खाना बहुत खाती हो, देखो नींद उसी को आएगी जो खाना बहुत खाता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग